Hello everyone, welcome back in the video. This is part 2 of Negotiable Instrument Act, and in this video I will be reading from section 142 capital A to section 148, and this is the final video of Negotiable Instruments Act. And section 142 capital A, it's saying validation of for transfer of pending cases. सो बता रहा है कि जब ट्रांसफर हो गए हैं केसेस या अमेंडमेंट आने के बाद तो उनका क्या होगा, उनकी वैलिडिटी क्या रहेगी। तो कहता रहा है सेक्शन 142 कैपिटल ए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग द सीआरपीसी, कह रहा है सीआरपीसी का सब कुछ भूल जाओ, और एनी जजमेंट डिग्री ऑर्डर और डायरेक्शंस ऑफ एनी कोर्ट, और जो जजमेंट डिग्री या कोई निर्णय किसी भी अदालत का उनको भी छोड़ दो, साइड में कर दो। ऑल केसेस ट्रांसफर टू द कोर्ट हैविंग जुडिशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 142, कह 142 में जो सबसेक्शन 2 में केसेस ट्रांसफर हो गए थे, मुकदमे ट्रांसफर हो गए थे किसी अन्य अदालत में, एज अमेंडेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट, जो ये अमेंडमेंट की बता रहा है, जो अमेंडमेंट एक्ट आई थी 2015 की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांसफर हो गए थे वो मुकदमे। कह रहा है एज अमेंडेड बाय, वही कह रहा है शैल बी डीम टू हैव बीन ट्रांसफर्ड अंडर दिस एक्ट। तो मान लिया जाएगा कि वो अमेंडमेंट एक्ट से ट्रांसफर नहीं हुए थे 2015 की, वो मान लिया जाएगा कि वो पहले ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ओरिजिनल ही ट्रांसफर हो गए थे इस एक्ट के दौरान ही, वो अमेंडमेंट एक्ट से नहीं हुए थे। वो मान लो उसको ऐसा इफेक्ट दिया जा रहा है लीगल फिक्शन कि वो पहले ही वो पहले ही ट्रांसफर हो चुके थे इस एक्ट के, इस कानून के तहत ही, अमेंडमेंट एक्ट के कानून के तहत नहीं। एज इफ, ये एज इफ का मतलब होता है लीगल फिक्शन, लॉ का झूठ, आपको कानून बोल रहा है कि झूठ समझ लो। दैट सबसेक्शन हैड बीन इन फोर्स एट ऑल मटेरियल टाइम्स, कि मान लो सबसेक्शन 142 का सबसेक्शन 2 हर टाइम फोर्स में था। ये मान लो आप, ये 142 कैपिटल ए का 1 बता रहा है, अब 142 कैपिटल ए का 2 बोला, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सबसेक्शन 2 142, वही 142 के 2 में जो भी लिखा हो उसको भूल जाओ, कह रहा है। और सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन ए में लिखा जो 142 में वो भी भूल जाओ, कह रहा है वेयर द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स, जहाँ जिसको पैसे मिलने थे, चेक का जो पेई था जिसको पैसे मिलने थे, या उसने किसी को चेक थमा रखा था, होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको, तो बोल रहा है एज द केस में भी हैज़ फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द डोर, और कह रहा है उसने मुकदमा फाइल कर रखा है किसके ऊपर, जिसने चेक काट के दे रखा है, डोर ऑफ द चेक के ऊपर, जिसने चेक इशू कर रखा है उसके ऊपर। सो कह रहा है ऑफ अ चेक इन द कोर्ट हैविंग जुडिशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 142, कह रहा है 142 के 2 में जो जिस अदालत में जुडिशन बनी थी, जो पिछली वीडियो मैंने बताया कि जहाँ पे जिसको चेक मिलना उसके खाता है, बैंक अकाउंट है, या फिर ड्रॉई जहाँ जिसने चेक काटा है ड्रॉवर का बैंक खाता है, वहाँ जुडिशन बन रही थी। तो कह रहा है और एज द केस में भी और एज द केस में भी बीन ट्रांसफर टू डेट कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 एंड सच कंप्लेंट इज पेंडिंग इन डेट कोर्ट। तो कह रहा है, तो सीधी सीधी ये बात ये कह रहा है, अगर कोई एक कंप्लेंट, जैसे बहुत सारे चेक बाउंसेस के केसेस हैं एक ही पार्टी के बीच में, एक ही ड्रॉवर है और उसमें एक ही पे है, एक ही ड्रॉवर है और एक ही होल्डर इन ड्यू कोर्स, और बहुत सारे केसेस हैं। सो मोटी मोटी बात 142 कैपिटल ए में सबसेक्शन 2 में ये कह रहा है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स अब बाद वाले केसेस की चलेगी तो वो उसी कोर्ट में चलेगी जो कि पहले कोर्ट में, जो कि पहला मुकदमा डाला था, अब सारे संज्ञान वही अदालत लेगा, वही जज साहब लेंगे, कोई और अदालत नहीं लेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है 142 कैपिटल ए का सबसेक्शन 2, जो कि रूल बताता है। जो ये इधर उधर चेक के केस बटे रहते हैं, कोई उस जज के पास है, कोई उस जज के पास है, अब ये क्लियर हो जाता है इस सबसेक्शन से कि अब कोई भी सब्सिक्वेंट केस, एक केस अगर डल जाएगा तो दूसरे जो अराइजन होंगे केस वो एक ही जज साहब के पास चलेंगे, ना कि अलग अलग जज साहब के पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और मेनली किसी को भी जो ध्यान से पढ़ता है उसको ही पता होता है, और एडवोकेट्स तो इसमें अक्सर गलती करते ही हैं, वो ध्यान ही नहीं देते। कोई 10 केस उनके किसी और अदालत में चल रहे हैं, एक ही पार्टीज़ के, जैसे कंपनीज के केसेस मेनली 100 केसेस एक कोर्ट में चल रहे हैं, 100 केसेस एक कोर्ट में चल रही है, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है। 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 साफ बताता है कि एक ही कोर्ट अब संज्ञान लेगा उन केसेस के। अब सबसेक्शन 3 ऑफ 142 कैपिटल ए बताता है इफ ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कह रही वही अमेंडमेंट 2015 की जो अमेंडमेंट आई थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, दौर मोर देन वन प्रोसिक्यूशन फाइल इन द सेम पेई होल्डर इन ड्यू कोर्स, कह रहा वही सेम बात कर रहा है कि अगर मोर देन एक प्रोसिक्यूशन फाइल हुआ था, दोनों डोर और जिसने चेक काटा था और जिसके विरुद्ध चेक हुआ था, तो वो एक केस में फाइल होंगे। ये 142 कैपिटल का 3 कहता है, ठीक है। अब सेक्शन 143, अब सेक्शन 143 क्या बोल रहा है पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली, कह रहा है अदालत की शक्ति कि केसेस का जल्दी जल्दी निपटारा करे, ये चेक बाउंस के केसेस को टाइम ना लगाए ज़्यादा, इनका जल्दी जल्दी निपटारा करे। तो बोल रहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग द सीआरपीसी, कह रहा है सीआरपीसी का सब कुछ भूल जाओ, कुछ काम नहीं आएगा, ये पढ़ो। ऑल ऑफेंसेज अंडर दिस चैप्टर, कह रहा है जो चैप्टर 17 के इस एक्ट के इस कानून के जो ऑफेंसेज हैं शैल बी ट्राइड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करेगा, वो तो हमने पढ़ लिया था, और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ट्राई करेगा, संज्ञान लेगा। एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 265 to 265 ऑफ सीआरपीसी, कह रहा है जो समरी ट्रायल वाले चैप्टर 21 के प्रोविजन है ना, 262 से लेकर 265 तक के, वैसे प्रोविजन 260 से लेकर 265 तक समरी ट्रायल के चैप्टर 21 के, लेकिन 262 से 265 वाले प्रोविजन लग जाएंगे इस कानून के केसेस के तहत। और बोल रहा है
बोथ इंक्लूसिव ऑफ द शेयर्ड कोड शैल एज पर में भी एप्लीकेबल टू सच ट्रायल। और इस कानून की जो ट्रायल चलेगी चेक बाउंस के केसेस पे, उस पर 262 से लेकर 265 वाले प्रोविजन लग जाएंगे और केसेस का जो चेक बाउंस के केसेस है उनका फटाफट निपटारा होगा। अब 143 का प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन द समरी ट्रायल, कह रहा है उसमें समरी ट्रायल में हम पढ़ते हैं सीआरपीसी में कि 3 महीने तक की सजा मिल सकती है, पर यूँ कह रहा है कि अगर इस कानून के तहत सजा देनी है समरी ट्रायल में तो 1 साल तक की आप दे सकते हो और 5000 से ऊपर का जुर्माना भी दे सकते हो। ये सीधी प्रोवाइजो में 143 में बात करता है सबसेक्शन 1 की। अब 143 का प्रोवाइजो 2 क्या कहता है भाई फर्दर कमेंसमेंट, कह रहा है हाँ ये कह रहा है, ये प्रोवाइजो 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आपने समरी ट्रायल तो चला ली, केस को फटाफट निपटाने के आपने प्रबंध तो कर लिया, प्रक्रिया तो कर ली, पर आपको केस की प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे लगता है कि भाई समरी ट्रायल करना अच्छा नहीं है, कि उचित तरह से केस को ट्राई नहीं किया जा रहा, तो आप केस को रेगुलर वे में ट्राई कर सकते हो। ये आपको सेक्शन 143 का प्रोवाइजो 2 पावर दे रहा है कि आपको केस समरी ट्रायल नहीं करना, और आपको किसी भी स्टेज के दौरान लगता है कि आप भाई नहीं करना चाहते, आप रेगुलर में करोगे, तो आप किसी भी गवाह को जो समरी ट्रायल में एग्जामिन हो चुका है, जिसकी परीक्षा हो चुकी है, उसको वापस बुला लोगे और केस को दोबारा से सुनोगे। ये सीधी बात 143 का प्रोवाइजो 2 बताता है। अब 143 का प्रोवाइजो 143 सेक्शन 143 का सबसेक्शन 2 क्या बताता है, द ट्रायल ऑफ द केस अंडर दिस सेक्शन शैल सो फार एज प्रैक्टिकल कंसिडेंटली विद द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे। अब ये बता रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात कही है इस 143 के सबसेक्शन 2 ने, जो कि हमारे जज साहब बिल्कुल भी नहीं सुनते, सारे मैजिस्ट्रेट इसका मजाक बना के रखते हैं। बोलता है कि ट्रायल जो चेक बाउंस से केस की ट्रायल चलेगी, जो मुकदमा चलेगा, जो प्रक्रिया चलेगी क्रिमिनल कोर्ट में, कह रहा दिन प्रतिदिन चलेगी। और कब से चलेगी, जब से पहले गवाह की परीक्षा होगी ना, उसके बाद से दिन प्रतिदिन चलेगी। ठीक है, ये कह रहा है। और कहता है न्याय के हित में, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो यही कहता है। लेकिन अगर कोर्ट को अगर लेकिन और के बाद भी तो रीजन दे दिए। कह रहा है अगर अदालत को किसी और कारणवश ये लगता है कि दिन प्रतिदिन चलाना उचित नहीं है, तो वो लंबी तारीख दे सकता है। सीधी बात ये कहता है। ठीक है, 143 का सबसेक्शन 2। अब 143 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंडक्टेड। कह रहा है और सारी जो ट्रायल प्रक्रिया चलेगी चेक बाउंस से केसेस की, कह रहा है जज साहब को पूरी जान लगा देनी है इन केसेस में, और 6 महीने के अंदर निपटारा कर देना है, इन कंक्लूजन कर देना है चेक बाउंस के केसेस का, जो कि बिल्कुल नहीं होता है, 4-5 साल लग जाते हैं मिनिमम। तो अब सेक्शन 143 कैपिटल ए क्या बोलता है पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपनसेशन। अब बोलता है चेक की प्रक्रिया चल रही है, चेक कौन सा केस डला हुआ है, लेकिन क्या बोल रहा है कि जो पेई है और जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसको बीच में ही इंटरिम मेंटेनेंस दिला देगा अदालत। कह रहा है बीच में चेक बाउंस का केस चलता रहेगा, लेकिन उसके बीच में ही कुछ पैसे दिला देगा किससे, ड्रॉयर से, जिसने चेक काट के दिया था, यही बोलता है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये है, मे ऑर्डर द ड्रॉवर टू पे इंटरिम करने, कह रहा ड्रॉवर को ऑर्डर कर देगा, निर्देश दे देगा कि भाई इंटरिम आप अग्रिम कंपनसेशन मुआवजा दे दो। ठीक है, और वो मेन बात ये है कि जो चेक का अमाउंट है ना, उसका अमाउंट कोई भी इसमें अफेक्ट नहीं होगा, तो इसमें अलग से ही मुआवजा दिलाया जाएगा 143 कैपिटल लेगा। अब सबसेक्शन 2 बोलता है 143 कैपिटल लेगा, द इंटरिम कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन शैल नॉट एक्सीड 20%। कह रहा है 20% से ज़्यादा आप इंटरिम कंपनसेशन पेई को और होल्डर इन ड्यू कोर्स को नहीं दिला सकते। ये सबसेक्शन 2 बार लगा देता है। अब सबसेक्शन 3 बोल रहा है, कह रहा था इंटरिम कंपनसेशन शैल बी पेड। कह रहा है जब ड्रॉवर को ऑर्डर हो गया है, जिसने चेक काट के दिया था उसको ऑर्डर कर दिया है कोर्ट ने कि इंटरिम कंपनसेशन दो पेई को और होल्डर इन ड्यू कोर्स को, तो कह रहा है उसको जिस दिन से ऑर्डर हुए हैं उसके 60 दिन थे, 60 डेज़ के अंदर देना होगा। नहीं कह रहा अगर 60 डेज़ के अंदर नहीं देता है और बाद में आके कोर्ट में प्रार्थना करता है कि भाई प्रेयर करता है कि भाई नहीं मेरे से नहीं बन पाए, नहीं पैसे हुए, तो 30 दिन का और मोहलत दी जाएगी, तो टोटल 90 दिन का टाइम होगा। ये प्री का क्वेश्चन है, 30 दिन प्लस 30 डेज़ 90 दिन का उसको पीरियड मिलेगा इंटरिम कंपनसेशन देने के लिए। ठीक है, अब 143 का सबसेक्शन 4 तो बोल रहा है द ड्रॉवर ऑफ द चेक इज एक्विटेड। कह रहा है जिसने चेक काटा था वो बरी हो गया है, उसके जो कंप्लेंट थी उसमें उसको बरी एक्विट कर दिया है। ठीक है, तो कह रहा था कोर्ट शैल डायरेक्ट द कंप्लेंट टू रीपे द ड्रॉवर द अमाउंट ऑफ द इंटरिम कंपनसेशन। तो कोर्ट जिसने अदालत ने पैसे दिलाए थे उसको, जिसको पैसे मिले थे पेई को और होल्डर इन ड्यू कोर्स को, तो उसको कह देगी अदालत कि जो तूने पैसे लिए थे ना इंटरिम कंपनसेशन के, वो इसको ड्रॉवर को जिसने जो बरी हुआ है उसको पैसे वापस कर दो। और कह रहा है फिर जो पेई है और होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। और बोल रहा अगर जब तक पैसे नहीं करता तो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई ने फिक्स कर दिया 12% वो लगेगा उस पर ड्रॉई पे, उस पर पेई पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स पे। और कह रहा है कितने समय में वापस देने पड़ेंगे, अगर जब से वो एक्विट हुआ है जिसने चेक काट के दिया था, तो बोल रहा है वही 60 दिन, तो मिनिमम टाइम का जनरल रूल 60 दिन का कि 60 दिन में देने पड़ेंगे। अगर 30 दिन और एक्सटेंड हो जाएंगे, अगर तो वो पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स कोर्ट में आके प्रार्थना करता तो 30 दिन और एक्सटेंड हो जाएंगे। अब सेक्शन 144 बोलता है कि मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स क्या रहेगी। कह रहा है सर्विस ऑफ समन्स क्या रहेगी, समन्स कैसे भेजे जाएंगे उसको ड्रॉवर को।
दोबारा नोट विद सैंडिंग करते नहीं सीआरपीसी कह रहा सीआरपीसी का फिर सब कुछ बोल रहा है। ये सुनो, अ मैजिस्ट्रेट इशूइंग अ समन टू द अक्यूज्ड और अ विटनेस मेड डायरेक्ट कॉपी ऑफ समन टू बी सर्व्ड एट द प्लेस वेयर द अक्यूज्ड और विटनेस ऑर्डिनरी रिजाइड्स और कैरियर्स बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन और बाय स्पीड पोस्ट। कह रहा स्पीड पोस्ट जो कुरियर सर्विस किसने, कोर्ट ऑफ सेशन ने, कुरियर सर्विस जो कोर्ट ऑफ सेशन ने डिसाइड करी हुई है ना, उसी के थ्रू डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा और रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नोलेजमेंट ड्यू RP, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नोलेजमेंट ड्यू RPAD के तहत सर्विस होगी अक्यूज को, उस ड्रोअर को, जो जिसने चेक काटा था उसको, उन सम्मन्स की। ठीक है, ये कह रहा है 144। और कोर्ट ऑफ सेशन उसको वो करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन उसको परमिशन देगा कि कौन कौन से डाक सर्विस के लिए वो की है, परमिशन मिली हुई है। अब 144 का 2 क्या कह रहा है वेयर एन एक्नोलेजमेंट परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय द अक्यूज्ड और द विटनेस एंड एंडोर्समेंट। कह रहा है जहाँ पे अक्यूज ने सिग्नेचर कर दी ना, अपने दस्तावेज हस्ताक्षर करके दे दिए किस पर, उस एक्नोलेजमेंट पे जो कि उसको पोस्ट गई थी, तो उसको, और वो कोर्ट में वापस आ गई वो पर्ची, तो अदालत उसको डीम सर्विस मान लेगा कि अच्छी सर्विस, गुड सर्विस मान लेगा और कह देगा कि हाँ भाई सर्विस सम्मन्स ड्यूली सर्व हो गए हैं। अब 145 बोलता है एविडेंस ऑन एफिडेविट। कह रहा जो भी ड्रोअर जो पेई है, जिसको पैसे मिलने थे, और जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो अपनी गवाही कैसे देगा। कह रहा सारी गवाही इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट एफिडेविट पे होगी, ये बोल रहा है। ठीक है, और एप्लीकेशन अगर जो जिसने चेक काटा था वो एप्लीकेशन लगाता कि मैं वो ड्रोअर जो अक्यूज बना हुआ, जो अपराधी है इस केस का, जिसने चेक काटा हुआ था, वो बोलता कि वो एप्लीकेशन लगाता कि मैं जो एफिडेविट है, जिन गवाहों ने पेश किए मेरे खिलाफ, मैं उनको एग्जामिन करना चाहता हूँ, उनकी परीक्षा करना चाहता हूँ, उनको क्रॉस करना चाहता हूँ। तो कह रहा है उसकी भी राइट है, वो एप्लीकेशन लगा के ऐसा कर सकता है। अब सेक्शन 146 क्या बोल रहा है, सेक्शन 146 बोल रहा है बैंक स्लिप प्राइम फेसी एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। सॉरी, जो बैंक की पर्ची है कह रहा है वो प्रथम दृष्टियाँ प्राइमा फेसी एक सफिशिएंट गवाही रहेगी, किसकी, सर्टेन तथ्य होगी। तो बोल रहा है द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी प्रोसीडिंग शैल है मैंडेटरी प्रिजम्पशन है। तो बोल रहा है द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी प्रोसीडिंग, कह रहा है कोर्ट अदालत हर संदर्भ में इस प्रक्रिया की, इस कानून के तहत ऑन प्रोडक्शन ऑफ बैंक स्लिप। कह रहा है अगर कोई बैंक की कोई स्लिप, वही चेक बाउंस रिलेटेड कोई स्लिप आई है, उसको बोलते हैं हम रिटर्न मेमो, वो आया है, और मेमो अब आ गया ना, और मेमो हैविंग देयर ऑन द ऑफिशियल मार्क डिनोटिंग, और उस पर एक ऑफिशियल मार्क है, बैंक की स्टैंप है उस पर, उस रिटर्न मेमो पे, द चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड की चेक को सम्मान नहीं किया गया चेक का, ये लिखा हुआ उस पर, और रिटर्न मेमो है। प्रिज्यूम द फैक्ट ऑफ द डिसऑनर ऑफ चेक। कह रहा है कोर्ट अदालत प्रिज्यूम कर लेगी, यकीन मान लेगी कि भैया चेक को सम्मान नहीं मिला ड्रोअर के बैंक में, और इसको रिटर्न कर दिया गया है, और पेई को और होल्डर इन ड्यू कोर्स को पैसे नहीं मिले हैं। ये 146 में शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज कर देता है इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट एंड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो बर्डन ऑफ प्रूफ अब किसके ऊपर है, हाई, दोबारा अक्यूज्ड के ऊपर है। अब सेक्शन 147 बोलता है ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल। अब सेक्शन 147 147 बोलता है कि ऑफेंसेस सारे कंपोजिट हो जाएंगे, सारे कंपोजिशन मतलब समझौता हो जाएगा। तो कह रहा है नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सीआरपीसी, कह रहा है वही सीआरपीसी का सब कुछ भूल जाओ। तो सेक्शन 320 में लिखा है ना कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में, कह रहा है उसका सब कुछ भूल जाइए। एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस शैल बी कंपाउंडेबल। कह रहा है हर जो यहाँ पे इस सेक्शन है, इस एक्ट का, इस कानून के तहत, कह रहा सारे कंपाउंडेबल है, सब में समझौते पॉसिबल हैं। तभी तो ये कंपनी वाले केसेस जो लगते हैं, 1,000 केसेस एक दिन में फाइल होते हैं, ये तुरंत नोटिस जाते के साथ उनको कंपनी को पैसे मिल जाते हैं, और तुरंत वो एप्लीकेशन डाल देते हैं या कोर्ट में जाके बोल देते हैं कि हम अपने कंप्लेंट को उठा रहे हैं। तभी तो इस सेक्शन 147 के तहत सारे मुकदमे जो भी कंपनी डालती है तरह तरह के व्यक्तियों के अगेंस्ट, वो उठा लेती है, क्योंकि उनके पैसे मिल जाते हैं, कोर्ट से नोटिस गया और उन्होंने जो पार्टीज रहती है, एक्यूज रहते हैं, वो तुरंत पैसे दे देते हैं। तो ये सारे कंपाउंडेबल है। अब सेक्शन 148 बोल रहे पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट। तो वही कह रहा है सेक्शन 148 में, कह रहा है कि भाई अपराधी को जिसने चेक ड्रॉ करके दिया था ना, जिसने चेक काटा था, उसको सजा हो गई है, तो अब वो अपील में गया है, उसको सजा हो गई है, अब वो अपील में गया है, कौन, जिसने चेक काट के दिया था। और अपीलेट कोर्ट की क्या पावर है, अपीलेट कोर्ट की क्या शक्तियाँ हैं, वो सेक्शन 148 में बता रहा है। अब सीधी बात ये बता रहा है सब सेक्शन 1 में, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग इन द सीआरपीसी। कह रहा है सीआरपीसी का सब कुछ बोल जाइए, सुनिए। इन एन अपील बाय द ड्रोअर अगेंस्ट कन्विक्शन। कह रहा है एक अपील की जाती है किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, कि ट्रायल कोर्ट ने उसको चेक जिसने काट के दिया था उसको सजा कर दी, उसको जेल की सजा सुना दी है अंडर सेक्शन 138, और 138 के तहत सुना दी, वही 2 साल की और फाइन की जुर्माने की ट्वाइस द अमाउंट। तो कह रहा है द एपिलेट कोर्ट में ऑर्डर द एपेलेंट टू डिपॉजिट सच सम विच में भी मिनिमम 20%। तो कह देगा एपिलेट कोर्ट, जो अपील सुनेगा वो कह देगा कि भाई ड्रोअर साहब, जिसको सजा हुई है कि जिसने चेक काटा था, तुम 20% पहले मुआवजा दो, तुम 20% पहले जमा करो कंपनसेशन
फाइन का जो जुर्माना होता है ट्वाइस द अमाउंट, उसका कंपनसेशन 20% पहले जमा करो अदालत में, फिर ही तुम्हारी कन्वेक्शन को सेट असाइड करूँगा और तुम्हें फिर सुनूंगा। तो 148 का सबसेक्शन 1 कहता है। सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो क्या कहता है, बोलता है प्रोवाइडेड द अमाउंट पेएबल अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी इन एडिशन टू एनी इंटरिम कंपनसेशन। कह रहा है अपील में भी अब जो आने वाला इंटरिम कंपनसेशन दिलाएगा ना एपीलेट कोर्ट 20%, तो ये जो 20% रहेगा जो स्टार्टिंग में दिला देगा कन्विक्शन से सेट असाइड करने से पहले, कह रहा है वो इन एडिशन रहेगा। तो ये इसको पेई को और होल्डर इन ड्यू कोर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। 20% यहाँ भी एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं, कोई उस जुर्माना जो उसको मिला था उसमें भी एक्स्ट्रा से हो रहे हैं, और जो इंटरिम कंपनसेशन एपीलेट कोर्ट दिलाएगा वो भी एक्स्ट्रा दिलाएगा 148 में। अब 148 का सबसेक्शन 2 बोल रहा था अमाउंट रेफर टू सबसेक्शन 1 शैल बी डिपॉजिट विद इन 60 डेज। कह रहा है वही अगर ऑर्डर हो गए तो 60 दिन के अंदर जिसको कन्विक्शन हुई है, जिसने चेक काटा था उसको सजा हुई थी, तो 60 दिन के अंदर एपीलेट कोर्ट में पैसे जमा करवाने होंगे ये 20%, ठीक है। और कह रहा है अगर ज़्यादा भाई दिक्कतबाजी करता है तो 30 दिन का और टाइम दे देंगे, अगर प्रे करेगा तो कोर्ट में आके प्रार्थना करेगा तो। अब 148 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है एपीलेट कोर्ट में डायरेक्ट द रिलीज ऑफ अमाउंट डिपॉजिट बाय द एपीलेंट टू द कंप्लेनेंट। कह रहा है जब कंप्लेनेंट ने जिसने केस को जीता था, मतलब ड्रॉई जो पेई था और वो था होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसने जिसने केस को जीता था और उसको सजा करवा रखी चेक जिसको कटा, तो कह रहा है वो अपीलेट कोर्ट में जो कंप्लेनेंट है वो पत्र लगाएगा कि जी जो 20% की आपने ऑर्डर किए हैं और जो इसने जमा करवाए हैं वो मेरे फेवर में रिलीज कर दी जाए, मेरे को दे दिए जाएँ। तो कह रहा है वो पत्र लगाने पर, एप्लीकेशन लगाने पर रिलीज होंगे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील। और कब वो एप्लीकेशन लगा सकता है वो बंदा कंप्लेनेंट, किसी भी टाइम जब अपील पेंडिंग चल रही है, जब अपील पेंडेलाइट है, ठीक है। कह रहा है अब प्रोवाइजो, अब 148 का 3 का प्रोवाइजर बोल रहा है प्रोवाइडेड इफ द अपीलेंट इज एक्विटेड। कह रहा है अपील में जिसको कन्विक्शन हुई थी ना ट्रायल कोर्ट से, उसको एक्विट कर दिया, उसको बरी कर दिया, तो बोल रहा है द कोर्ट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू रीपे टू द अपीलेंट। तो कोर्ट, अब जो अपीलेट कोर्ट है वो डायरेक्ट कर देगी इसको कंप्लेनेंट को, जिसने केस डाला था कि भाई इस बंदे को जिसने तेरे को पैसे पूछे दिए थे, इंटरिम कंपनसेशन दिया था, इसने जिसने चेक काट के दिया था, इसको सारे पैसे वापस कर दे तुम जो भी थे। और अगर वो नहीं देता है तो इंटरेस्ट रेट लगना चालू हो जाएगा 12%, जो आरबीआई का परवलेंट है उस टाइम पे वो लगना चालू हो जाएगा। और कह रहा है कितने टाइम पे देने पड़ेंगे उसको, जिसने कंप्लेंट डाली थी उसके विरुद्ध, और अपीलेट कोर्ट कितने टाइम में दिलाएगा अगर उसको जिसको कन्विक्शन हुई ट्रायल कोर्ट से वो बरी हो जाता है तो कह रहा है 60 दिनों के अंदर, 60 डेज़ के अंदर दिलाएगा। और कह रहा है कंप्लेंट आगे सफिशिएंट कोर्स दिखाता है कि जी मेरे पास 60 दिनों में तो नहीं हो पाएंगे, तो उसको 30 डेज़ का और टाइम दे दिया जाएगा कि आप 90 दिनों के अंदर आप इसको दे दो, नहीं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये सीधे सेक्शन 148 हमारा हो गया। और इसमें फिर पीछे ये मॉडल फॉर्म दे रखे हैं, यही इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है जो जिसमें कि कंप्लेंट डलती है। अब हमारे सेक्शन मेनली चैप्टर 17 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सारे पार्ट 1 में मैंने सेक्शन 138 टू 142 करवा दिए थे। अब इस पार्ट 2 में मैंने सेक्शन 142 कैपिटल ए टू सेक्शन 148 करवा दिए। यही इंपॉर्टेंट है, यही आते हैं और यही इसकी इंटरप्रिटेशन है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेनली ये सभी एडवोकेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई ये एक्ट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। और जो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताई है, इतनी भी सुन लोगे और थोरोली एक बार रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही चेक बाउंसेस के केस की प्रोसीडिंग्स चलती है, और कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। कोई भी सीनियर वगैरह जो भी जिसके पास आप बैठते हो, देख लेना कभी भी, आपको रेगुलर जो इन कोर्ट जो प्रोसीडिंग्स होती है वही बताएगा, उसके पास पीछे जाने से आपको वही पता चलेगा। लेकिन मेनली आपको पढ़कर ही पता चलेगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एक्चुअली में इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो लेजिस्लेचर ने लिखा हुआ है, वो इंटेंशन क्या देना चाह रहा है, कितनी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनाई हुई है जो व्यक्ति चेक काट के देते हैं और धोखाधड़ी करते हैं दूसरों के साथ। सो मेनली 2 साल तक की सज़ा दी हुई है, और चेक का दुगना अमाउंट उसको मुआवजा देना पड़ेगा। सो इतनी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मैंने तो आज तक किसी भी क्रिमिनल इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं देखी, ना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ना किसी में भी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में है। थैंक यू।